तो सवाल हमारे इस तरीके से लिखा हुआ है, ड्राइव ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। और ये फॉर्मूला शायद गिवन हो शायद ना हो, लेकिन फॉर्मूला जो है ना ये हमें पता है कि पीडीएफ ओवर सर्वाइवल फंक्शन। तो पीडीएफ जो है वो सवाल में गिवन होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हम 2 पैरामीटर लेंगे अपनी आसानी के लिए। परीटो की 2 पैरामीटर ले लेंगे खुद से, अगर हमें ऑफर दी गई कि अपनी मर्जी से लो। तो परीटो की 2 पैरामीटर मैंने ले ली। इसके बाद एग्जाम के अंदर मैं कहूँगा कि पीडीएफ ड्राइव कर लो तो बेहतर है, ताकि काम ज़्यादा करो तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ड्राइव नहीं करने जा रही, क्योंकि मैं पहले ही एक बार ड्राइव करके दिखा चुका हूँ और अपलोडेड है वीडियो कि ड्राइव कैसे होता है 2 पैरामीटर परीटो का पीडीएफ। तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ लिख रहा हूँ। तो 2 पैरामीटर परीटो का पीडीएफ ये पूरा ब्रैकेट है, वोल के ऊपर पावर हमारी है। इसके बाद हमने क्या करना है, सर्वाइवल फंक्शन निकालना है। यहाँ पे जो है ना ये सर्वाइवल फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये 1 हट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ साइड में। अब एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है डी लिखा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे हमने एक्स लिखा है, तो एक्स को चेंज करके हम डी लिख देंगे। ये डी मैंने लिख दिया है। सही है। इसके बाद एफ एक्स जो है ये तो हमें गिवन था, ये ऐसे ही था। अब दोनों को डिवाइड करा देंगे तो हमें ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। मैं डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई का साइन लिख रहा हूँ और उसको रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पे ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि इसकी भी पावर भी अल्फा ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो ये इतना सा काम होता था ट्रंकेटेड निकालने का। अगर यार परिटो, आतिफ हाँ यार आतिफ एक जो लैब के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आए हुए थे उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिया हुआ था, ऐसे ट्रिंकेटेड को फिट करना था, वो किस तरीके से होगा? इसी फॉर्मूले के थ्रू होगा या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी उसको चेंज करके वो फिट करेंगे फिर एक्सेल में? फिट करने का मतलब क्या, डी माइनस करने वाली की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो एक्सेल में ही होगा, उसमें सिर्फ डी माइनस करना होता है। मतलब ठीक जो है। भी हमारे रैंडम रैंडम नंबर है उसके अंदर डी माइनस करना होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आई है कि स्मॉल एफ है, पीडीएफ है ये। तो इसी का हमने मीन निकालना है, क्योंकि सेम के अंदर हमें ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोला जाएगा, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इसका मीन निकालना थोड़ा मुश्किल है और वेरिएंस निकालना भी मुश्किल है, तो वो भी निकालना पड़ेगा हमें। जाते हैं सबके इतना ज्यादा काम है, एक एक चीज कर रहे हो जाए तो हो जाता है बड़ा काम भी। तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक मेरी ये थी कि जैसे तुम्हें ये यू नजर आ रहा है और इधर वी नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो वैल्यू है ना इसको ही हम डायरेक्ट करेंगे काम। पेंसिल वो, तो खैर अभी इन लोगों ने क्या करा, आसानी के लिए क्या करा, इसको लेट करा यू और दूसरी टर्म को हमने वी लेट करा, फिर इसका डेरिवेटिव लिया और उसका इंटीग्रल लिया।
सही है, लेकिन जो मेरी टेक्निक है वो ये है कि तुमने इसको u ले लिया और x माइनस डी लिख दिया साइड में, फिर इसका डेरिवेटिव लिया 1, फिर उसका एक और बार डेरिवेटिव लिया जो कि 0 आया, फिर इसका एक बार इंटीग्रल लिया, फिर इसका एक और बार इंटीग्रल लिया। अब मैं ये मैनुअली करके दिखाता हूँ क्या होगा, और उसका जो आंसर आएगा ना वो यही सिमिलर आएगा। मतलब मैं डायरेक्ट ही पहले काम कर लेता हूँ। जैसे ये यहाँ पे हमने काम करा है, तो इसमें यह है कि हम लिख के दोबारा इंटीग्रेट करें ना, जैसे ये इंटीग्रल का साइन आ रहा है, लेकिन मैं पहले ही डायरेक्ट इंटीग्रल ले लेता था, उससे आसानी हो जाती थी, हमारे लिए मसला नहीं था। मैं शेयर करता हूँ कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे इसी तरह के सवाल आते थे, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक से टाइम बच जाता था, सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता था, वरना मैं देख के भी नहीं कर पा रहा था, सोचना पड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे पूरे पेज पे करके दिखाता हूँ क्या ट्रिक है वो। स्टार्ट से मैं दिखा रहा हूँ कि यार किस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ये मीन निकाल लें हम। सही है, तो ट्रॉन्केटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले निकाल चुके हैं, जो मैंने दिखाया था तुम्हें किस तरीके से निकलती है, उसका पीडीएफ लिखेंगे। ठीक है, अब y जो था हमें पता था कि x माइनस डी इक्वल है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, तो y सब्सटीट्यूट हम कर देंगे। y सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारे कांस्टेंट है वो बात निकाल लेंगे बाहर, ये जो कि कांस्टेंट है हमारे। ये नीचे था, इसको ऊपर लेकर आया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाला हूँ। इस टर्म को हमने u ले लिया, इसको v ले लिया, और जो मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ इसका नाम है टेबुलर इंटीग्रेशन। हमने आईबीबी पढ़ा था इंटर में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन ये जो टेक्निक है टेबुलर इंटीग्रेशन कहलाती है, ये उसकी रिप्लेसमेंट में इजी टेक्निक है। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस डी करा, फिर u का डेरिवेटिव लिया 1 आया, फिर u का एक और डेरिवेटिव लिया 0 आ गया, फिर v जो ये टर्म थी इसका इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल लेंगे तो x प्लस थीटा प्लस हो जाएगी, पावर तो खत्म, और नीचे बेस में वही चीज़ आ गई। सही, अब इसका एक और बार इंटीग्रल हम लेंगे, तो एक और बार इंटीग्रल में हम इसको बाहर, कांस्टेंट को बाहर लेंगे, तो ये हो गया हमारा। अब कहानी ये होगी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, और यहाँ माइनस का साइन आएगा। और इसमें प्लस पॉइंट ये कि आईबीपी जो है वो एक एफिशिएंट टेक्निक ज़रूर है, लेकिन आईबीपी में मसला ये है कि अभी तो यहाँ पे चलो आईबीपी लग सकता है कि सिर्फ 2 बारी में या डेरिवेटिव लेने पे 0 आ गया, लेकिन अगर 5 बारी पे जा रहा होता था, जब मैं अटेम्प्ट करे वेवर, तो उसके अंदर 5-5 बारी पे जा रहा होता था, तो उस टाइम पे हम आईबीपी लगाते थे तो हमारा दिमाग फट जाता था, क्योंकि हमारे पास 6 मिनट थे एक सवाल को करने के लिए, और हम कैसे करते इतना काम। तो उस वजह से ये टेक्निक यूज की जाती है। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे और इसको इससे, और एक कांस्टेंट वाली वापस टर्म भी देख लेता हूँ। वापस हाँ, जैसे भी तुम कह रहे हो कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें डेरिवेटिव 5 बार भी हो रहा होता है, अगर कि जो v होगा उसका इंटीग्रल तो हम दो ही बार लेंगे ना। नहीं ना, वी का तुम फिर लेते रहोगे जितनी बार यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे एक बारी के यहाँ पे बंद हो गया ना, तो वी की हमने इतनी ली, लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, चलता रहता, तो ये भी चलता रहता। ठीक है ठीक है ठीक है आदर। ये यहाँ पे है, ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वरना आईबीपी से भी बंदा करे ना फॉर्मूला, तो आईबीपी का फॉर्मूला एक्सपेंड होता रहता है, और वो हम इस लेवल की हमें मैथ नहीं पढ़ाई गई कि हम वो कर सकें। वो 3-3 पेज पे आईबीपी लग रहा होता है खाली।
ये लेकिन इस टेक्निक से हम पकड़ लेते हैं फॉर सवाल को कि हो गया क्या। अभी ये कांस्टेंट वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये तरीका मैंने सर असलम को करके दिखाया था कि मैंने बोला सर इस तरीके से एफिशिएंटली काम आ रहे हैं। तो सर यही बोले थे कहाँ से सीखा तुमने, क्योंकि सर को नहीं पता था इस टेक्निक का। तो अच्छा, मैं कांस्टेंट लिखना भूल गया, कांस्टेंट लिख देता हूँ। ये कांस्टेंट जो था लिया था स्टार्टिंग में वो लिखा है यहाँ पे मैंने, और उसके बाद अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी लोअर लिमिट है वो डी हो जाएगी और अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। जब स्टार्टिंग हमने करी थी तो लोअर लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी थी, अभी डी इसलिए हुई क्योंकि सवाल में मेंशन है कि हमारी लोअर लिमिट डी है। तो एक्सपेक्टेशन की फॉर्मूला ये होता है इनिशियली, लेकिन जो लिमिट सवाल में गिवन होती है वो यूज होती है। अगर अपर लिमिट टू होती तो हम इन्फिनिटी नहीं लिखते। तो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो वो सारी टर्म पहली बारी में तो जीरो हो जाएंगी। पहली बारी में ये भी जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी रखने के बाद, प्लस ये भी जीरो हो जाएगा। दूसरी बारी में जब हम डी रखेंगे तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ डी प्लस थीटा। अब तुम देखो डी प्लस थीटा की पावर अल्फा है और यहाँ माइनस अल्फा है, तो ये खत्म हो जाएगा, सिंगल बचेगा और नीचे का अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का साइन रहेगा, डी प्लस थीटा खाली बचेगा और नीचे हमारा बचेगा अल्फा प्लस वन। अच्छा एक मिनट, हाँ ये बचेगा हमारा। तो एट द एंड हमारा ये आंसर आ गया इस तरीके से। लेकिन जो मैंने तुम्हें पीडीएफ दिखाई थी उसके अंदर तुम देखते बहुत लंबा था और देख के वो मैं खुद परेशान हो गया था कैसे करूंगा मैं। लेकिन अभी जो मैंने टेक्निक यूज करी थी एफिशिएंट मेथड है, ये मेथड यूज कर सकते हैं हम एग्जाम में। तो इस मेथड की मदद से हमने ड्राइव कर लिया उसका मीन। अब इसके अंदर सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमारी डी की वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है 10,000, और थीटा की भी 10,000 और अल्फा की हमारी 0.5 है। तो 10,000 प्लस 10,000 हमारा होगा 20,000, और अल्फा 0.5 है, प्लस वन करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 1.5। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मिल जाएगा। लेकिन मीन माइनस में आएगा तो मीन माइनस में आ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये है कि इस मेथड को यूज करके हमारा इस तरीके से काम हो गया है। अब मैं सेकंड मूवमेंट इसके बाद दिखाता हूँ, टाइम एंड होने वाले तो दोबारा करता हूँ कैंसिल करके मीटिंग। तो तुम लोग को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी जो मैंने ड्राइव कराया था। उसमें यार साइन का फर्क आ रहा है, जैसे मेरा आया है अल्फा 1 प्लस अल्फा ना, बाकी ऊपर वाला तो सेम है। ये मैंने एट द एंड ड्राइव करवाया है तो सही है। अब ये साइन का फर्क आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर मिस्टेक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ध्यान से करा है। क्योंकि जब लिमिट अप्लाई होती है तो उसके बाद साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे प्लस ही रखा गया। यहाँ पे माइनस होगा तब भी एट द एंड माइनस। मैंने आपको जो मैंने तरीका बताया वो तरीका तो सबको पता चल गया। आप सबको ट्राई करके देख लें कि यही एग्जैक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मेरा तो मैच नहीं करा, मेरे में बस साइन का फर्क आ रहा है, लेकिन एट द एंड आउटपुट हमारा यही आ रहा है उस तरीके से। और इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारी इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेरी तो डिफरेंट आ रही है, कोई साइन चेंज हुआ है तो
उसके बाद सेकंड, अच्छा एक और चीज़, तो मेरा तरीका था उसमें इतने ज़्यादा स्टेप नहीं थे, लेकिन इस तरीके में थोड़े ज़्यादा स्टेप हैं और ये देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब इंटीग्रेशन जिसकी अच्छी भी है वो मिस्टेक कर सकता है यहाँ पे। दूसरा, वेरिएंस के लिए सेकंड मोमेंट निकाला जाएगा। सेकंड मोमेंट में क्या होगा, एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर आया बस। तो जो इस बार यू लेट किया गया है, जैसे ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर एक्स माइनस डी किया गया था, इस बार ये एक्स माइनस डी स्क्वायर किया गया है। तो उसके केस में ये होगा कि जब हम उसका लेंगे ना डेरिवेटिव, तो टू बेस में आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, सही है। फिर एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आ जाएगा खाली टू। फिर मतलब एक लंबा काम हो जाएगा, 3 बार आएगा। तो सेकंड मोमेंट की इंटीग्रेशन और टफ है फर्स्ट मोमेंट के लिहाज से। अगर मैं दिखाता हूँ कि देखो कितनी खतरनाक है। अब मैं अगर अपने तरीके से करके दिखाऊंगा तो वो इतनी लंबी नहीं होगी। तो मैं सेकंड मोमेंट की करके दिखाता हूँ। ये जो मैं पीडीएफ लिख रहा हूँ ये ट्रॉन्केटेड डिस्ट्रीब्यूशन की लिख रहा हूँ जो हमने पहले ड्राइव करी हुई है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको मैं यू ऐड करूंगा, इसको मैं वी करूंगा। और जो तहा मुझसे पूछ रहा था कि कितनी दफा मतलब लंबी हो सकती है इसमें, नहीं तो यहाँ पे होगी लंबी। अगर आईबीपी से कोई कर लेना इसको तो मैं उसको मान जाऊंगा कि यार वो बहुत बड़ा बंदा है, क्योंकि आसान नहीं है आईबीपी से करना। छाप के भी मतलब मैं समझता हूँ गलत हुआ होगा वहाँ पे, जो आंसर का फर्क आ रहा है वहाँ पे। ये तो जीरो हो जाएगा फिर। अब देखो ना यहाँ पे हमें 3 दफा डेरिवेटिव लेना पड़ा, तो इसी तरह इंटीग्रल भी इसका बहुत बार लेना पड़ेगा। और उस बार ही नहीं था, तो मैं ये बता रहा था 5 दफा ऐसी इक्वेशन भी आ सकती है जिसमें 5 दफा तक तुम्हारी कहानी जाए, तो फिर बहुत मसला हो जाएगा अगर आईबीबी से वो करेगा। इस तरीके से जितनी बड़ी आ जाए हमारे लिए मसला नहीं है, कुछ भी आ जाए हम कर सकते हैं। ये इसका पहली दफा इंटीग्रल लिया, अब दूसरी दफा इंटीग्रल लेंगे। अब इसका एक और दफा इंटीग्रल लेंगे।
सही है। अब हमने यहाँ पे रुक जाना है। अब यहाँ पे करना ये है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस तरीके से भी हम इसको आगे करते हैं। अच्छा, एक मैं सजेशन दूंगा सबको कि भाई एग्जाम के अंदर इस तरीके से नहीं करना, रफ फर्क करके करना, सामने नहीं करना। क्योंकि जो चेकर है उसको ये मेथड नहीं पता, वो बोलेगा क्या कचरा कर रहे हैं, उसको नहीं समझ आएगी चेकर को। क्योंकि जब मैंने क्लास में दिखाया था तो नहीं समझ आई थी उनको कैसे कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन ये एक तरीके से शॉर्टकट है। जैसे मैं डिफरेंट सिमुलेशन के अंदर भी मेरे पास बहुत से जुगाड़ हैं, और वो भी बताऊंगा कि हम बगैर सी डी एफ इनवर्स शो करेंगे कि निकाल के, लेकिन हम एक्सेल में सी डी एफ इनवर्स यूज नहीं करेंगे ना, हम रैंडम नंबर हमें उस तरीके से बनाने चाहिए। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि क्यों, उससे क्या मसला आ रहा था। अभी इसको करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी कांस्टेंट नहीं लिखा, जो यहाँ पे मैंने शुरू में निकाला था ये मैं एंड में लिखूंगा, ताकि जगह कम ना पड़े। तो अब जब यहाँ ये तो जीरो था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है। 2x आया, ये माइनस यहाँ भी था, और ये भी माइनस आता है वहां से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे अल्फा आ गया, और 1 - अल्फा x प्लस थीटा -अल्फा +1, ये आ गया। उसके बाद अब 2 मल्टीप्लाई होगा उधर से। माइनस लिख देते हैं हम, 2 अल्फा 1 - अल्फा। सही है। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा लेंगे इन्फिनिटी से डी। अब फिर भी यहाँ पे एक काम ये होगा कि देखो इन्फिनिटी जब लगेगी तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो। तो मैं अब कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर करा था। तो जो सब जीरो था मैंने जीरो लिख दिया। उसके बाद देखो जब डी की लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब डी की टर्म लगाएंगे तो ये जीरो नहीं होगी ना, ये जीरो होगी। तो इस बार जो है थोड़ी बड़ी वैल्यू हमारी आएगी। सेकंड मोमेंट हमेशा से बड़ा आता है, हमें पता है। लेकिन माइनस साइन आएगा हमारा। 2d, d + थीटा। अब इधर भी हम डी रखेंगे अगली वाले में। तो ये बहुत ही खतरनाक लैब है, मैं नहीं समझता कि इतने आराम से होती अगर हम आईबीपी से करते। अगर वो पीडीएफ भी कोई खोल के देख ले तो मैनुअल देख के भी मुश्किल से छापेगा। क्योंकि एक पेज पे तो उसकी वैल्यूज ही पूरी नहीं पड़ रही है हमारी। तो ये पूरी हमारी एट द एंड वैल्यू बनी है। मैं इसको आगे फाइनल करके लिखता हूँ किस तरीके से आई है।
एट देन हमारी ये ड्राइव हो गई है सेकंड मूवमेंट की। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 10,000 है, थीटा की वैल्यू 10,000 है, अल्फा की वैल्यू 0.5 है। ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें सेकंड मूवमेंट मिल जाएगा। ये सेकंड मूवमेंट का है हमारा। फर्स्ट मूवमेंट निकाल लिया, सेकंड मूवमेंट निकाल लिया। अब मैं वहां पे चलता हूँ जो पीडीएफ है दिखाने के लिए, पीडीएफ में क्या है। यार ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और इस तरह की लैब, ये तो लैब में तुम देख लो इस तरह का हमारे साथ सलूक है, पेपर किस तरह का आएगा जब लैब में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। तो भाई देख लो सेम एज इट इज हमारी यही आई है। सही है, इन लोगों ने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करके और शॉर्ट करा है। मैंने सिंप्लीफिकेशन इसलिए नहीं करी कि हम डायरेक्ट जैसी भी फॉर्म आए, भाई फॉर्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक आंसर से। जो भी फॉर्म एट द एंड हमारी आती है उसके अंदर अगर हमारे सारे नंबर डलने के बाद हमारा आंसर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा एट द एंड जिस तरह सिंप्लीफिकेशन हुई है वहां तक जाएं। तो मैंने वहीं तक छोड़ दिया जहां तक हमारी लिमिट पुट हो गई। उसके बाद बस हमने ये करना है कि वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना जो कि हमारा आ जाएगा इसी के आसपास। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट्स की तरफ जाता हूँ। एक और शॉर्टकट में बताता चलूँ कि मैंने जैसे आईबीपी का शॉर्टकट बताया, टेबुलर इंटीग्रेशन, जिससे ये पॉसिबल हुआ कि हम कर सकते थे, वरना हम नहीं कर सकते इस तरीके से। ये तुम लोग खुद देख लो कि छाप के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज पे भी नहीं आ रहा पूरा ये। और अगर फंक्शन बदल दिया तो अलग हो जाएगा सीन। तो मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ क्या आएगा। और भाई शॉर्टकट ये है कि ये देखो जो y है ना हमारा वेरिएबल है। y वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे हम डी माइनस कर देते हैं ना, जो भी मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है उसके बाद जो वेरिएबल बनता है वो होता है। तो अगर हमारा एक्स परीटो को फॉलो कर रहा था और वाई जो था वो परीटो में से 10,000 माइनस करने वाले वेरिएबल को हम कह रहे थे, तो हम उसका भी मीन निकाल सकते हैं। मतलब उन रैंडम नंबर का मीन निकाल लेंगे एक्सेल पे, तो हमें ये चीज पता होगी कि मीन हमारा आसपास आएगा। अच्छा, दोनों चीजें हर एक को कुछ ना कुछ फेवर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी की इंटीग्रेशन बहुत तगड़ी है, जो मतलब एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक निकाल सकता है, तो उसको क्या चाहिए कि एग्जैक्ट निकाले और रैंडम नंबर ना बनाए, या रैंडम नंबर बनाता भी है तो रैंडम नंबर में भंड आता है। तो कहने का मकसद है कि यही मीन और रैंडम नंबर का मीन क्लोज लेकर आए, ताकि मतलब सर चेक कर दें। क्योंकि डिफरेंट आएगा तो वो बोलेंगे काम गलत है, लैब में फेल है, जबकि सब मेहनत की होगी। तो ये थोड़ी खतरनाक लैब है। और मैं ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ इस लैब का। यार ये कर्व स्क्रीन आ रही है, इसको रोटेट करना पड़ेगा खैर। एक मिनट। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट अब क्लियर नजर आ रहे हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये वाला नहीं था, दूसरा था, 4 पे था। थ्री था, हाँ ये था। तो अभी ये ऑब्जेक्ट देख लो। कह रहे हैं कि सिमुलेट 50 रैंडम ऑफ साइज 10। मतलब 50 हम रैंडम नंबर बनाएंगे, साइज 10 का मतलब है कि x1 x2 x10 तक आएगा हमारा। फिर परीटो से हम बना लेंगे, परीटो का सीडीएफ इनवर्स, सीडीएफ और सीडीएफ इनवर्स निकाल के। सही है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस परीटो के अंदर से डी माइनस करके एक नया वेरिएबल बनाएंगे y। तो y भी हमारे 10 बनेंगे, क्योंकि x 10 है तो x का साइज 10 है तो y का साइज भी 10 हो। जब वो बन जाएंगे तो हम ट्रॉन्गेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो कि मैंने ड्राइव करके दिखाई। फिर इसका मीन और वेरिएंस जो अभी मैंने इतनी लंबी करी, इसमें टाइम काफी लगा लेकिन ये करके दिखाने। और फिर एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल को कंपेयर करना। ये वाला जो मीन है ये थ्योरेटिकल होता है, क्योंकि ये थ्योरी यूज की है ना हमने इसमें, मतलब मैनुअली करा है। और एम्पेरिकल मीन क्या होगा, जो ये जो हमने माइनस
-1000 या 10,000 करके जो हमारा आया है वाई, इन सब का हम मीन निकालेंगे एक्सेल पे। तो कंपेयर करेंगे तो दोनों का मीन सेम और मीन और वेरिएंस सेम आना चाहिए। सही है। उसके बाद हमें एक्सेस लॉस फंक्शन बनाना है और फिर इसका सीडीएफ और पीडीएफ भी बनाना है। मतलब ये लैब समझ लो पूरा पेपर है ये। हमने जो एमएस का पेपर दिया था वो भी इससे आसान था और उसके अंदर सिर्फ 4 सवाल करने होते थे इसी तरह के, मतलब इससे थोड़ा हल्के। और ये बहुत ज्यादा ही हो गया लैब, 3 घंटे में हम पहले किया करते थे ये सब। अब मैं मीन एक्सेस लॉस फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है जो चीजें आज बताई? हाँ कैसे? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? मतलब अब तक जो शुरू के पार्ट बताया उनमें कोई सवाल है किसी का? नहीं यार आतिफ ठीक है, ये आ गया समझ में। आ गया, लग गया रट्टा। कहा कर मैं फैन हूँ बहुत अच्छा, ये मेमोराइज कर लेते हैं। अच्छा, मीन लॉस फंक्शन की बात करते हैं। मीन लॉस फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा। ये लिखा हुआ है कि एस एक्स ओवर एफ डी। सबसे पहले हमने एस एक्स निकाल लिया और एफ डी निकाल लिया। कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक्स और डी का फर्क है। दोनों को हमने डिवाइड करा दिया और थीटा की पावर अल्फा कैंसिल होकर हमारी ये नई फॉर्म बन गई। इस नई फॉर्म को हमने इंटीग्रेट करा है डी से इंफिनिटी तक। तो एट द एंड हमारी ये फाइनल फॉर्म आई, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन करी। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि इतनी मुश्किल लैब नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन मुश्किल है। लैब को सवाल भी समझ आ रहा है लेकिन इंटीग्रेशन में मसले आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन है। यार एक चीज बहुत अच्छी है, अब सब लोग आ जाते हैं मीटिंग में, पहले कोई नहीं आता था। अब सबको बताना मौत का वक्त करीब है और आखिरी साल है। हाँ यार, इसी में पीडीएफ भेजूंगा बना के, ये खत्म हो जाए सब। इतना पढ़ लिया, अब कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे सर इस्लाम की लैब में। यार जिसको लैब आ गई ना वो थ्योरी भी निकाल लेगा क्योंकि थ्योरी भी इसी तरह की चीज है। यार लैब और थ्योरी में फर्क ही क्या रहा, सेम ही कोई भी होगी फर्क बिल्कुल। नहीं। अच्छा, लैब में हमारी इतनी तैयारी करवा दी है कि थ्योरी पास हो जाएगा। तो पहली लैब में तो पूरी पूरी डेरिवेशन है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मीन एक्सेस लॉस फंक्शन का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। एफ एक्स और एफ डी सही है। ये हमारा मीन एक्सेस लॉस फंक्शन का फॉर्मूला है। तो परीटो का ये सर्वाइवल फंक्शन जो है ये हम लिख देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, मैं एग्जाम के लिए सजेशन दूंगा कि हर चीज भाई करके दिखाना सर को, कि तुम ये सर्वाइवल फंक्शन भी निकालो, पूरी डेरिवेशन करो उसकी हर बार। जैसे यार स्टार्टिंग में तो कर दी ना, लेकिन यहाँ पे ये निकालना है तो ये तुम डायरेक्ट नहीं लिखो, उनको भर के दो पेपर। एक्स्ट्रा यार चीजें आते मांगेंगे हम कि आते लैब के ऐसा हो अंदर। सकता है कि कोई हमें लैब सर ने परीतो से कराई है, फॉर एग्जाम्पल मिस ने परीतो से कराई है लैब 3 या लैब हमें 7-8, और वो सर वीबल से देते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है भाई, वीबुल से दे दें, एक्सपोनेंशियल से दे दें, किसी से भी दे दें भाई। और वीबल से तो इसलिए हमने करी नहीं, उसको हमें खुद से करना पड़ेगा। भाई वीबुल से भी हो जाएगी ना, जब तुम्हें वीबुल का सीडीएफ इनवर्स, सीडीएफ मीन वेरिएंस सब कुछ जो मैंने डाली भी तो है वीबुल की वीडियो भी। हाँ वो तो मैंने करा है।
जब वो कर लिया तो फिर कुछ भी आ जाए, मसला थोड़ी है। हाँ फिर तो एक्सपोनेंशियल मैंने इसलिए नहीं करा, एक्सपोनेंशियल एक आसान डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। वो आ जाती, वैसे वो देंगे नहीं, वो इतने अच्छे नहीं कि आसान डिस्ट्रीब्यूशन दें हमें, वो वीबुल और परीटो में से ही देंगे। ये तो मोबाइल होल्ड करने के लिए क्या ट्राइपॉड यूज करते हो? ये हाथ से पकड़ा होता है। ये हाथ से पकड़ा हो? यार तुम्हारी हिम्मत है यार आतिफ, तुमने 4 साल ऐसे हाथ से पकड़े पड़ा है। आई लव यू, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे एक दिन। बेटा ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ। बेटा तुम करके दिखा दो, मैं नहीं छोटे करता ना, बच्चों फिर का काम तुम। नहीं है। चला खामोश हो जाए, शाइस्ता आ जाएगी। चुप हो जा। शाइस्ता। बेटा शैसा को पटा के दिखाता हूं, तुम अभी रुको। फर्क कोई भी नहीं है, बस इधर एक्स है इधर डी है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कैंसिल कर देते हैं ये, और इसको ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं साइन। अब जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट नजर आ रहे हैं हमें। इसको ऊपर लेकर आए, नीचे वाले को तो माइनस हो गई पावर, फिर इंटीग्रेशन हम ले लेंगे। इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, जो कि हम इसको इस पे अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डी प्लस थीटा। ये प्लस का हो जाएगा, अल्फा माइनस वन। फिर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये माइनस से पावर ये प्लस से कैंसिल हो जाएगी, तो खाली सिर्फ डी प्लस थीटा बचेगा और अल्फा माइनस वन। तो ये हमारी ड्राइव हो गई। अब यहाँ पे डी की वैल्यू पता है हमें 10,000 है, और थीटा की वैल्यू भी हमारी 10,000 है। और हमारा ये अल्फा 0.5 है, तो माइनस में ही आएगा। लेकिन एक चीज मैंने नोट करी कि ये जो फॉर्म आ रही है हमारी, यही हमारी मीन मीन में भी यही हमारी आ रही थी। मैं देखता हूँ, यार ये असल देखो। में ये मीन एक्सेस लॉस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी इसका मीन ही निकाल रहे हैं। सर्वाइवर फंक्शन का फंक्शन तो हमारा सेम ही है ना पीडीएफ का, जो सीडीएफ लेकिन यार कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मीन तो ये तो सेम ही बड़ी अच्छी आएगा। चीज हो गई ना, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो बड़ी अच्छी चीज हो गई ना, हमें पता चल गया ना कि सेम है। अब अगर हमें हाँ। गलत आ रहा हो एग्जाम में, हम देख लेंगे ना मीन एक्सेस फंक्शन निकाल के, हम्म। मतलब ये सेम आ रहे हैं उसके मुकाबले में। तो अभी ये वो तो हमने वहां पे निकाल लिया था, अब ये प्लॉट कर रहे हैं। सही है, प्लॉट पीडीएफ प्लॉट है, सीडीएफ प्लॉट है। सही है। अब इसकी जुगाड़ यही है कि तुम्हें याद रखना है कि दोनों अपोजिट होते हैं, पीडीएफ यूं जा रहा होता है और सीडीएफ यूं जा रहा होता है, तुम्हें उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है।
तो तुम प्लॉट करो बिल्कुल एग्जैक्ट, बस ये रफ रफ बना यार तो आतिश, बहुत है। एक यार आतिश, ये इसमें जो वैल्यूज अगर जो रख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो कौन सी रख रहे हैं? वाई पे ना हम पीडीएफ की वैल्यूज रख रहे हैं जो कि पॉइंट समथिंग आएंगी ना, 0 पॉइंट करके समझ लो, 0.00 का बन रहा है। और नीचे जो आ रही है ना हमारा एक्स की आ रही है, एक्स की वैल्यू हमारी बहुत बड़ी आ रही थी, जो हमारे रैंडम नंबर बने थे वो बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, अच्छा। तो वो लिखे हैं। तो एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल मीन कंपेयर एंड में करना है। अब यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, मैं बोलूंगा हम लोग को डिफरेंस इतना नहीं लिखना, अगर आ भी रहा है तो हम कम करके लिखेंगे क्योंकि वो फिर गलत हो सकता है। अब मैं एक और चीज बताता हूँ तुम लोग को, सवाल से, कि अगर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सवाल अक्सर गलत आया हुआ होता है, पेपर में सवाल ही गलत आया होता है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्व हो सके। इस तरह के सवाल नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। वो गलत कैसे मुझे पता चला कि गलत है, कि परीटो चाहे 1 पैरामीटर हो चाहे 2 पैरामीटर हो, जब तुम सीडीएफ इनवर्स निकालोगे और रैंडम नंबर बनाओगे तो उसके अंदर जो भी हमारा नंबर आना चाहिए रैंडम नंबर परीटो का, वो थीटा से ग्रेटर आना चाहिए। और थीटा अगर यहाँ पे 10,000 है तो हमारा कोई भी नंबर अगर 10,000 से कम आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमने सीडीएफ इनवर्स गलत एक्सेल में डाले हैं। ड्राइव सही करा होगा लेकिन एक्सेल के अंदर थोड़े मसले आ रहे हैं, मेरे साथ तो आ रहे हैं और वहां पे भी यूनिवर्सिटी में भी आ रहे थे। अब मैं एक सवाल की बात करूँ, एक सवाल ऐसा गिवन था हमारे पास सेट बी के अंदर, उसके अंदर ये बोला गया था कि थीटा की वैल्यू 3 है और एक्स माइनस डी करना था और डी की वैल्यू हमारी थी 6। अब जब हम 6 माइनस करते थे तो हमारी हर वैल्यू माइनस में आ रही थी, क्योंकि थीटा 3 है तो हर वैल्यू थीटा से तो बड़ी थी लेकिन 6 से तो बड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो एक्सेल में हिस्टोग्राम हमारा बनता नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं बना सकते। तो ऐसी कंडीशन में सर को बोलना है कि भाई थीटा की वैल्यू बढ़ा दो, थीटा की वैल्यू बढ़ा दो या फिर डी की वैल्यू कम कर दो। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर खुद से कर लो भाई। खुद से कर लो, मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू बढ़ा दो, या मैं मेरी जो जुगाड़ है वो ये है कि मैं रैंडम बिटवीन की कमांड लगाऊंगा। अगर थीटा की वैल्यू 3 है ना तो मैं रैंडम बिटवीन की कमांड लगाऊंगा, बॉटम 3 रखूंगा, टॉप रखूंगा 10 या 20 तक। तो मेरे रैंडम नंबर सारे ऐसे आएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी उस पर, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये रैंडम नंबर सही मतलब गलत है। उसका रीजन है कि लॉजिकली जो हमें, मैंने मिस से कंफर्म करी थी ये बात कि अगर थीटा हमें 3 है तो परीटो का सीडीएफ इनवर्स के बाद हमारा मिनिमम नंबर क्या आ सकता है, तो उन्होंने ये बोला कि थीटा से यार ग्रेटर आना चाहिए। यार आतिश, एक्सेल पे एक चीज अटेम्प्ट की थी, तो उस पे ये था कि रैंडम बिटवीन की कमांड लगा के ना, -6 टू -6 बॉटम पे लेके और टॉप पे 10 रख दिया था, तो वहां से जो रैंडम नंबर्स जनरेट होके आए थे ना, वो नेगेटिव में नहीं आ रहे थे। और अगर हम +6 बॉटम और टॉप पे कुछ भी रख रहे थे ना, तो वो जो रैंडम नंबर्स थे वो नेगेटिव में आ रहे थे। -6 से काम करोगे ना तो वो नहीं आएगा, मतलब -6 हो गया, जो फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू x-6, तो उसमें -6 से काम करोगे तो वैल्यू सही आ जाएगी उसमें। मैंने ऐसा करके नहीं देखा फिलहाल। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ सवाल में तुम्हें जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस डी है तो x तुम्हारा परीटो का वेरिएबल है और d जो है वो 6 है। तो मसला उसमें ये आएगा कि अगर तुम थीटा की 3 होगी ना तो सारे नंबर 3 से ग्रेटर तो होंगे लेकिन 6 से ग्रेटर नहीं होंगे। जब तुम माइनस कराओगे डी तो हर नंबर मतलब मोस्ट नंबर जो होंगे तुम्हारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो हिस्टोग्राम बनेगा नहीं। तो इसलिए तुम्हें ऐसे नंबर चाहिए वो 6 से ग्रेटर हो या 6 हो। सही आते।
ये वाली लैब हमें कराई नहीं गई है, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं और देखता हूँ, ये हमें कराई गई है, तो ये बहुत जबरदस्त लैब लगी मुझे। तो देखो ये सिंगल पैरामीटर परीटो है, 20 सैंपल बनाने, साइज 5 रखना है, हम बना लेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन में पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल लेंगे। और फिर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से नई पीडीएफ आएगी ना, उसको यूज करते हुए मीन वेरिएंस निकालेंगे हम। लॉस ऑफ एस्टिमेशन रेशियो में बता चुका हूँ कि सर्वाइवल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं थीटा से डी तक, और एट द एंड ये करते हैं वाली लैब अभी दोबारा, ताकि रिकॉल हो जाए। तुम लोग क्या बोलते हो, करें या तुम लोग थक गए हो? नहीं नहीं आतिफ, ये आता है, ये तुमने करवा दिया था, ये तो है। अगर ऊपर से ओवरव्यू दे दोगे तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हमने पीडीएफ निकाला, फिर सीडीएफ इनवर्स निकाल लिया। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन वाली मैंने बता दी थी, उससे हमारा नया पीडीएफ आ जाता है। अब उस पीडीएफ को यूज करते हुए हम मीन निकाल लेंगे। ये भी मैंने बताया था करके किस तरीके से पूरी हाँ, सॉल्व हो रही है, ये ये वाली सॉल्व किया हुआ है इंटीग्रेशन। तुमने। हाँ, ये आसान है, मतलब जो इससे पहले अभी हमने करी है ना टेबुलर वाली, हम्म। आईबीपी वाली, वो खतरनाक है, ये आसान है, ये हो जाती है। ये इजी है ये। हाँ, ये तुम्हारा मीन फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट दोनों निकल जाएंगे। वेरिएंस निकाल लिया। ये यहाँ रैंडम नंबर बने हुए। अब इन रैंडम हम्म। नंबर को मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये यहाँ पे रैंडम ये नंबर आनफ लिए वाली हैं, तो पीडीएफ है? क्या कह रहे हो? ये आनफ वाली पीडीएफ है? हाँ वही वीडियो है। यहाँ पे जो रैंडम नंबर है 1 2 3 4 5, ये तो रैंडम नंबर लिए हैं। लेकिन अब तुम देखो ये परीटो के वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 x5। अब परीटो में हर नंबर हमारा बड़ा आ रहा है, देख रहे हो तुम? किससे बड़ा आ रहा है? थीटा से बड़ा बड़ा आ रहा है। थीटा यहाँ पे हमारा 7 था, तो हर नंबर 7 से बड़ा आ रहा है, देख रहे हो? और मैक्सिमम जो तुम्हारे नंबर आ रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं? 15 जा रहे हैं। सही है, तुम रैंडम बिटवीन की कमांड लगा देना, 7 से 15। अगर परीटो तुम्हारा का थीटा जो है 7 है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं कर चुका हूँ एग्जाम। मैंने सीडीएफ इनवर्स निकाला, एक्सेल में डाला, तब भी नहीं आ रहे थे इस तरह के नंबर। मेरे नंबर अलग आ रहे थे, पॉइंट में मसले आ रहे थे। फिर मैं लैपटॉप लेके गया था उस दिन मिस के पास के दिखाएं करके, तो तब भी नहीं हो रहे थे। तो भाई मॉर्निंग का काम नहीं है, 2012 की पीडीएफ है। अगर इसके एंड में डेट देखो, तो ये किसी ऐसे बंदे ने करा है जिसे हमसे बेहतर आता था, हमें इतना नहीं आता। लेकिन हम जो है इससे जुगाड़ जरूर निकाल सकते हैं देख के कि यार मिनिमम 7 आ रहा है और उसके बाद 15 तक जा रहे हैं, तो हम इसी तरह के रैंडम नंबर बनाएंगे अगर थीटा 7 है। उसके आतिफ, बाद तुम ये कहना चाह रहे हो कि डायरेक्ट एक्सेल की शीट पे रैंडम बिटवीन की कमांड ला के सिंपल जो रैंडम नंबर होते हैं वो जनरेट कर लो। हाँ मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीडीएफ इनवर्स पे हमारे नहीं आ रहे नंबर इस तरह के। समझ रहे हो? पीडीएफ इनवर्स हमारे नंबर ही नहीं आ रहे इस तरह वाले। इस वजह से ये तरीका हमें करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि वरना हमारा काम ही खराब हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं जो हमें प्रूफ करना है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे हम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्ट उस फंक्शन के फॉर्मूले में डालेंगे, ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन का मीन वेरिएंस निकालेंगे हर सैंपल का, फिर टोटल मीन वेरिएंस हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मीन हमारा क्या है? 10.44 और वेरिएंस 6.83। ऊपर हमने निकाला है, मैं ऊपर का दिखाता हूँ जो हमने थ्योरेटिकल निकाला है। हम नीचे ज्यादा आ गए लग रहे हैं।
देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये थी, इसका मीन हमारा 10.1 मिनट रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हमारा मीन ये आ रहा है, देख रहे हो? तो वो जो थ्योरेटिकल हम निकालते हैं ना, वो सिमिलर आना चाहिए। और इस बात को मैं कहूँगा 100% सिमिलर आना चाहिए, वरना तुम्हारा लैब ज़ाया हो जाएगी, नंबर नहीं मिलने वाले। भले तुम जुगाड़ से लेकर आओ, जैसे भी लाओ, लेकिन तुम्हें सेम लाना पड़ेगा थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल को। ये तुम्हारा थ्योरेटिकल आया है, ये और वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बोल रहा था। लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशो हमने देखा हुआ है, ये हम निकाल लेते हैं। इसमें यही होता है कि सर्वाइवल फंक्शन को थीटा से अपर लिमिट डी तक इंटीग्रेट करते हैं और इसको हम 0 ले लेते हैं फंक्शन को, ये हम कर लेते हैं। फिर लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशो निकाल के हम डिफरेंट डी की वैल्यूज हमें गिवन होंगी 10, 20, 40। तो इन सब की वैल्यूज निकालने के बाद हम इस तरह का टेबल बना लेंगे। फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर लॉस हमें बोला जा रहा है, तो इसके अंदर हमें एक चीज़ याद रखनी है, उसी तरह का ये कहानी है, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखना कि हमें पहले क्या बोला गया था, ई एक्स की पावर खाली डी, 1+r नहीं था। जब 1+r आ गया तो खाली लिमिट बदली और कुछ नहीं बदला। लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशियो की तरह ही है ये भी, बस ये जो चीज़ चेंज हुई है तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमें ये चाहिए। तो एट द एंड हमारा ये भी आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट करा है, ये फॉर्म हमारी बन गई। वैल्यू डाल के हमने वैल्यू निकाल ली। तो इसकी भी हमने डिफरेंट आर की वैल्यू गिवन होंगी हमें पेपर में ना, R 0.2, 0.3 डिफरेंट वैल्यूज हम निकालेंगे। हाँ तो हम यहाँ तक आ गए थे ना, आर की डिफरेंट वैल्यूज हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, और फिर हम इसको प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी लैब 10 थी, ये सिमिलर है, बस डिस्ट्रीब्यूशन बदली गई है, एक्सपोनेंशियल कर दी गई है। तो इसी तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी जैकोबियन वाले तरीके से, और लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशियो हम एक्सपोनेंशियल का उसी तरीके से निकालेंगे, और ये भी हम सिमिलर उस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशियो निकाला है। बस लिमिट जो हमारी हो जाएगी डी और 1+r अपर लिमिट, और हम लॉ ऑफ एस्टिमेशन रेशियो भी डिफरेंट वैल्यूज पे निकालेंगे, जैसे 20, 10, और आर की डिफरेंट वैल्यू पे हम ये वाला निकाल लेंगे। तो एट द एंड हमें तकरीबन सारी लैब्स आ गई हैं। तो मैं अगर कुछ स्पेशली पूछना है लैब में से तो वो पूछो, ताकि वही टॉपिक पे डिस्कस कर लें। नहीं यार आतिफ, अभी तकरीबन तो सभी आता है। अगर कोई कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हें डीएम कर दूंगा। अभी तो फिलहाल इसमें से सभी तुमने करा दिया। सारी चीज़ हो गई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लोग डर रहे थे इतना। नहीं यार, उससे नहीं हो गई थी। अगर सर बोलते पेपर के लिए तो पेपर दे देते, इजी था, हो जाता। अब ये है कि आप बहुत टायर्ड हो जाएगा। हाँ अब सब। अब प्रैक्टिस का भी एक दिन बचा हुआ है हमारे पास। हाँ कल कल हो जाएगा इंशाल्लाह। कल प्रैक्टिस करेंगे तो ये कम चाहेंगे तो हो जाएगा। और अब थ्योरी में निकलिए कि थ्योरी में भी सब यही है। हाँ अब क्योंकि से वहां पर से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएंगी, काम तो यही करना होगा। काम सर थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एंड कर देते हैं। कुछ पूछना होगा तो हम फिर मैसेज पे पूछ लेना। ठीक हो गया थे, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।